हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 है ये, और इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिससे कि आप इजीली समझ सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से आपके जो नोट्स हैं वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है जहाँ पे आपको आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा नोट्स के साथ ही। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी विजिट किया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको कोई भी लिंक नहीं मिलता, कोई चैप्टर नहीं मिलता, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। साथ ही उस चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, तो आप विजिट करिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अच्छा, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। ठीक है, तो ऐसे छोटे जीव जो हमें बहुत ईजिली नज़र नहीं आते हैं पर वो होते हैं, तो उनके बारे में पूरा चैप्टर है। और वो किस तरह से फ्रेंड्स एंड फो, यानी किस तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं, तो ये हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नोट्स में इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहली हेडिंग जो है नोट्स की वो इंट्रोडक्शन है। तो बिल्कुल हम यही जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे पहचानेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहली बात, आपको देखिए पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, यानी हमारी इस तरह खुली आंखों से हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बहुत छोटा साइज़ होता है। हाँ, अगर आप माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप देख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सभी के लिए चीज़ बोली जाए। इसके अलावा देखिए, बेशक ये हमें दिखते ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, चाहे किसी कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, ये ह्यूमंस और नेचर के लिए यूज़फुल भी होते हैं और साथ ही ये हार्मफुल भी होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिजीज़ पैदा कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स में। और देखिए, लास्ट पॉइंट ये है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से, जैसे कि फंगी का केस है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं उसे देखने के लिए। बैक्टीरिया के केस में आप माइक्रोस्कोप्स यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में भी। तो इनको याद रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहते हैं। स्पेलिंग है MICROBES। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इनके शेप, साइज़ और हमें दिखते हैं आंखों से, खुली आंखों से या नहीं दिखते हैं, तो इसके हिसाब से भी वेरियस ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजा, वायरसेस। आप देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये बैक्टीरिया, इसको सिंगुलर फॉर्म में भी बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। इनको देखने के लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इनका अगर साइज़ देखें, लेंथ देखें, तो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन होती है इनका साइज़ लेंथ में, और चौड़ाई में देखा जाए तो 0.7 माइक्रोन से 1.5 इनका साइज़ होता है, यानी बहुत बहुत छोटे होते हैं ये। इसके बाद ये यूनिसेलुलर प्लांट्स मेड ऑफ सिंगल सेल हैविंग अ रिजिड एंड टफ सेल वॉल। इसके साथ ही अगर आप इनके सेल वॉल देखें, अगर ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये जो प्लांट्स वर्ड है ये आप कट करिएगा, बाय मिस्टेक इट इज़ बी प्रिंटेड। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये सिंगल सेल होते हैं। देखिए, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और कुछ जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में देखें तो सिर्फ इनके पास इनका एक ही सेल से ही बने होते हैं, और इनकी जो टफ सेल वॉल होती है इनमें किसी तरह का एक ट्रू न्यूक्लियस और सेलुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बैक्टीरिया को अगर डिफरेंट टाइप्स देखा जाए उनके शेप्स के हिसाब से, तो वो कोकस राउंड और स्पेरिकल इन शेप होते हैं। बैसिलस जो है वो रॉड और सिलेंड्रिकल इन शेप में है। स्पाइरलम बैक्टीरिया कॉइल्ड और स्पाइरल इन शेप में है। विब्रियो सी शेप्ड और कॉमा शेप्ड में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया की बात कर लें तो कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस कर्ड बैक्टीरिया है ये, जिससे दही बनता है। अगर ये बैक्टीरिया मौजूद ना हो तो शायद दही ना बने। इसके बाद देखिए, एसोटोबैक्टर है, एसिटी, जो कि विनेगर बैक्टीरिया है। इसके बाद ई कोलाई है जो इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर रहता है। कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही वेरियस वेज में हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं।
सॉइल में मिनरल पहुंचाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। इसके बाद देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और सैल्मोनेला टाइफी। तो देखिए पहला वाला जो है उससे फूड पॉइजनिंग होती है, और सेकंड जो सैल्मोनेला टाइफी है उससे टाइफाइड जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, कुछ बहुत खतरनाक भी होते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ देख लेते हैं बैक्टीरिया की। तो बिल्कुल ये डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा, डायरिया। ये जो डिजीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अगर कभी भी जो फूड है जो स्पॉइल हो जाता है या जो बासा फूड है उससे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी इस तरह की बीमारियां जो हैं वो होती हैं, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। अब आते हैं फंगी। देखिए प्लूरल में इसको फंगी बोलते हैं और सिंगुलर में इसको फंगस बोलते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं फंगी, ये आपको वेरियस फॉर्म्स में मिलेंगे, जैसे रस्ट, माउल्स, मशरूम, पफ बॉल्स। तो जैसे रस्ट है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स में होता है, माउल जो है वो पेपर पिन्स शेप में होता है, मशरूम आपने देखे होंगे मशरूम खाए भी जाते हैं, बट सारे मशरूम नहीं खाए जाते हैं, कुछ बहुत जहरीले भी होते हैं। मशरूम जो होते हैं स्मॉल अम्ब्रेलास, छोटी छतरी जैसे लगते हैं, और जो पफ बॉल्स हैं वो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिच ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो होते हैं। इसके बाद आते हैं यूज़फुल फंगी। तो जो यूज़फुल फंगी है वो ईस्ट है। आपने देखा होगा बेकरी में पेस्ट्री केक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही अल्कोहल, इडली और साउथ इंडियन डिशेस और ढोकला बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन नोटोटम, जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है। मॉर्शेला एक मशरूम है। इसके बाद माउल जो है ये मैन्यूर बनाने में इस्तेमाल होता है, खाद बनाने में, साथ ही विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में इसका उपयोग होता है। पेंसिलिन नोटाटम जो है ये एक एंटीबॉडी बनाने में यूज़ होता है, उस एंटीबॉडी का नाम है पेंसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। इसके बाद आते हैं हार्मफुल फंगी। तो देखिए हार्मफुल फंगी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ जो हैं वो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी फंगी की वजह से डिजीज़ होती हैं। जैसे रस्ट डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स में हो जाती हैं, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बीमारी का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ, जो कि पोटैटो में होती है। रेड रॉट जो है वो शुगर केन में होती है फंगी की वजह से। रिंग वॉर्म जो है ये डिजीज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स में होती है। इसके बाद देखिए एस्परगिलस जो है वो स्पॉइल्स जेलीज, पिकल्स, ब्रेड एक्सेट्रा। तो एस्परगिलस एक ऐसी फंगी है जो कि जेलीज, पिकल्स और ब्रेड को ख़राब कर देती है। ब्रेड का आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा अगर पीस ऑफ ब्रेड है उसको अगर आप बाहर रख दो 1-2 दिन के लिए और उसमें मॉइस्चर लग जाता है, तो उसके बाद आप देखना हरे, नीले रंग के और काले रंग के आपको रेशे से दिखने लग जाएंगे, स्पॉट पड़ जाता है वहाँ पे। तो वही है एस्परगिलस। और इस तरह का ब्रेड, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक तरह के फंगी हैं, अगर आपके बॉडी में जाएंगे तो बहुत आपको नुकसान करेंगे। इसके बाद है एल्गे। देखिए एल्गे एक तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में रहते हैं, ग्रो होते हैं। अब जैसे बोला ही गया कि एक्वेटिक प्लांट्स है तो जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर चाहिए। सिंगल सेल होते हैं और मैनी सेल भी हो सकते हैं। सिंगल सेल जो एल्गे है वो ज़्यादातर पैडी फील्ड्स में, यानी धान यानी चावल के खेतों में आपको मिलेंगे। और ये जो एल्गे है क्योंकि मॉइस्चर और चावल को उगाने के लिए भी काफ़ी पानी खेतों में भरा ही रहता है परमानेंट, तो इस वजह से वो एल्गे वहाँ पे इजीली हो जाती हैं। और इसके साथ ही ये फिक्स करती है नाइट्रोजन सॉइल में। और कुछ जो एल्गे हैं वो, बहुत सारे एल्गे आपको दिखेंगे जो ग्रीन इन कलर होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ यूज़फुल एल्गे हैं जैसे क्लोरेला है जो कि अच्छा सोर्स है प्रोटीन और विटामिन का। इसके बाद देखिए स्प्रोलिना है जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। रेड एल्गे अगव, ब्राउन एल्गे आयोडीन एंड पोटेशियम। सी वीड्स यूज़ होते हैं फॉर मैन्योर। नॉस्टक एंड एनेबिना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं। इसके बाद इनरिच है वाटर विथ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिच सोर्स हैं ये डिफरेंट सब्सटेंसेस इनमें होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई और प्रोटीन्स। कुछ जो है एल्गे जो है वो इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ग्लास, पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी के बर्तन हुए, मेटल पेंट्स, वार्निशेस, पॉलिश, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इनका उपयोग होता है। इसके साथ ही ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करती हैं। हार्मफुल एल्गे भी हैं कुछ, जैसे मैक्रोसैटिसिस, ऑसिलेट्रेरिया और एबेना, ये कुछ हार्मफुल एल्गे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एल्गे के? अगर एकदम से वाटर में एल्गल ब्लूम हो जाए, यानी एक टाइम पे अगर आपको दिखे कि बहुत ज़्यादा एल्गे हो गई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है, यानी उसकी आप कह सकते हो वो इंक्रीज़ हो गई है, तो उस कंडीशन को उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो एकदम से एल्गे का फैल जाना पानी में उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी पॉइजनस इफेक्ट्स देखा जाता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ये जो एल्गल ब्लूम की वजह से एल्गे जो हैं टॉक्सिन को रिलीज़ करती है और तब
डियर फोर, ये थोड़ी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा कि डियर फोर, उसके वजह से वाटर जो है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है और फिर वो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के कंज्यूम करने के यूज़ में नहीं रहता। नेक्स्ट है देखिए प्रोटोजा। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल्स। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और हर जगह पाए जाते हैं। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सेम मिल जाएगा कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कुछ कॉमन प्रोटोजा के नाम है अमेबा, एंट अमेबा कोलाई, पैरामीशियम, यूग्लेना एक्सेट्रा। मैनी प्रोटोजा जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में भी रहते हैं और हार्मलेस भी होते हैं। यूज़फुल प्रोटोजा हैं जैसे जो वेस्ट और सीवेज को डिग्रेड करते हैं। कुछ प्रोटोजा साइम्बियोटिक नेचर में होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और दूसरे को बेनिफिट, उसको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। प्रोटोजा जो है वो रिसर्च मटेरियल, एज अ रिसर्च मटेरियल भी यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। कुछ हार्मफुल प्रोटोजा हैं जैसे ई हिस्टोलिटिका जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमंस में रहती है, जिसकी वजह से अमेबा डायसेंट्री नाम की डिजीज़ होती है। इसके साथ ही प्लाज्मोडियम के वजह से, प्लाज्मोडियम से मलेरिया फीवर होता है और देखिए ट्राइपनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो इस तरह के जो प्रोटोजा हैं वो भी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है वायरस। तो देखिए वायरस जो है वो 1892 में रशियन बायोलॉजिस्ट थे एक DJ एवेनोव्स्की, उन्होंने ये मोज़ेक डिजीज़ फाइंड की थी टबैको लीव्स में और उसका नाम दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो TMV है इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी उन्हें जो ये वायरस मिला था वो टोबैको लीव में मिला था। वायरस जो है वो किस तरह के कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये एक्चुअली एक तरह के केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ईजिली जिंदा रहते हैं लिविंग सेल्स में या टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनमें। वायरस को आप पाउडर और क्रिस्टल फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्हें वेरियंस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। यूज़फुल वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस को साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेकिंग एंटीबायोटिक्स में और जीन थेरेपी में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मफुल वायरसेस भी हैं जो बहुत भयंकर डिजीजेस लाते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, और आप तो इसके अंदर आपको कोविड-19 का नाम भी मिलेगा, तो कोरोना। तो इसी तरह से देखिए स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस, ये कुछ वायरल एनिमल डिजीजेस हैं। और इसके साथ ही देखिए प्लांट्स में भी ये डिजीजेस होती हैं वायरस के थ्रू, जैसे येलोइंग एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, देखिए हमारी जो लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ही एक तरह चलती रहती है। माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियल और मेडिसिनल भी यूजेस हैं उनके। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ है, क्योंकि फूड में भी आपने पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, ईस्ट का यूज़ होता है। बेवरेज जैसे बियर इंडस्ट्री में भी, अल्कोहल बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है, मेडिसिन बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, जैसे ईस्ट जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, केक्स, ब्रेड, पेस्ट्री बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लैक्टोबैसिलस जो कि दही बनाता है, बैक्टीरिया। इसके अलावा देखिए कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ये जो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी, और अदर सब्सटेंसेस जैसे फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथिंग्स, लेदर, आप देखिए इन सब चीज़ों को भी ये नहीं छोड़ते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, डिजीज़ को बढ़ाते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजन है जो कि यानी प्रोटोजा है जिसकी वजह से मलेरिया होता है ह्यूमन बींग्स में। पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस देख लेते हैं। तो सम ह्यूमन डिजीजेस जो होती हैं वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो एयर, वाटर, फूड की वजह से होती हैं। अगर एयर, फूड, वाटर कंटेमिनेटेड यानी वो प्रदूषित हो गया, तो अगर आपने उनको कंज्यूम किया तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। सच कुछ डिजीजेस हैं जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, कॉलेरा एक्सेट्रा, ये कॉम्युनिकेबल डिजीजेस हैं क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी अगर एक पर्सन को डिजीज़ है तो उससे अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा पर्सन आता है, एक हेल्दी पर्सन आता है, तो उसको भी बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से जब डिजीज़ होती है तो उसको कॉम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस के लिए, यानी वो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने हाउस फ्लाई देखी होगी, हाउस फ्लाई जो है पैथोजन है, एक कैरियर है पैथोजन का, यानी ये हार्मफुल माइक्रोब्स को कैरी करती है और इसकी वजह से कॉलेरा होता है। ये आपको अच्छे से पता है, हाउस फ्लाई जो है वो गंदगी में बैठती है, गार्बेज वगैरह में, एनिमल एक्सक्रीटा में बैठती है, और उसके बाद ये उड़ के जो है फूड
कट फ्रूट्स जो होते हैं, जो भी चीज़ें ओपनली मार्केट में मिलती हैं, अनकवर्ड होती हैं, एटे खाने वाली चीज़ें, उनमें ही बैठ जाती हैं। तो जब ये कचरे में बैठती हैं तो इनके पैर में वो जो पैथोजेंस हैं, यानी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्टिक हो जाते हैं। और जब ये खाने की चीज़ों में बैठती हैं तो वहीं पे वो पैथोजेंस जो हैं वो रह जाते हैं। और जब ये ओपन जो फूड होता है, जब हम खाते हैं तो ये पैथोजेंस जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और जिस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इसी तरह से देखिए एनोफिलिस जो फीमेल मॉस्किटो है, इसके वजह से मलेरिया फीवर होता है। ये एक कैरियर है एक तरह से मलेरियल पैरासाइट का, जिससे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। एडिस मॉस्किटो जो है वो कैरी करती है डेंगू वायरस को। इसके बाद देखिए बाय कीपिंग, अगर आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें, गार्बेज फ्री रखें और उन प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दें जहाँ पे ये मक्खियाँ मॉस्किटो उत्पन्न होते हैं, तो काफ़ी हद तक इन डिजीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है जो आप अपना सकते हो। अब आते हैं कुछ ऐसे पैथोजेंस हार्मफुल माइक्रो पड़ते हैं जो एनिमल डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज टू एनिमल्स, एनिमल्स को भी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स एक डेंजरस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बैसिलस एंथ्रेसिस टू ह्यूमन एंड कैटल फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ कैटल्स। तो इसमें फुट और माउथ जो होते हैं कैटल के, वो काफ़ी उनको पेन होता है और उसमें ये बैक्टीरिया जो है बहुत हार्म करता है उन्हें। नेक्स्ट है पैथोजेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो देखिए कुछ डिजीजेस हैं जो प्लांट्स में होती हैं और जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, फार्मर्स को बहुत लॉस होता है और ये डिजीजेस की वजह से कभी कभी बहुत अकाल भी बढ़ जाता है। कुछ डिजीजेस देखिए कुछ फूड क्रॉप्स हैं जैसे व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इनकी भी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे माइक्रोब्स को आप किल कर दें। इसके बाद आते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। देखिए फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। जिस तरह से हमें पता है कि हर किसी के जीने के लिए, सर्वाइव के लिए फूड बहुत एसेंशियल मटेरियल है। दिन पे दिन जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, फूड भी शॉर्ट होता जा रहा है और कभी कभी आपने देखा बहुत कमी पड़ती जा रही है फूड की। इसके साथ ही अनकंज्यूम्ड फूड स्टोरेज जो है वो भी एक बिग प्रॉब्लम है। लेफ्ट ओवर जो भी खाना बचता है वो स्पॉइल हो जाता है और उसको फिर कोई भी खा नहीं सकता, वो खाने लायक बचता नहीं है। तो इसे हम स्पॉइलेज ऑफ फूड कहते हैं, इसे हम वेस्टेज ऑफ फूड कहते हैं। तो जितना खाना खाया जा सके उतना ही बनाना चाहिए। इसके बाद देखिए स्पॉइल्ड फूड जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि आपका खाना ख़राब हो गया है? तो पहली बात, अगर उसका कलर बदल जाए, जिसको डिसकलरेशन कहते हैं, तो आप समझ जाओ खाना ख़राब हो गया है। इसी के साथ अगर उसमें से गंदी स्मेल आने लगे तो समझ जाओ। इसके बाद अपीयरेंस में, अगर उसके लुक में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ये अजीब लग रहा है, तो देखने में अजीब लग रहा है, तो समझ जाओ ख़राब हो गया है। इसके साथ ही उसके टेस्ट में अगर गड़बड़ी हो गई है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो भी वो ख़राब हो गया है। अगर फूड के सरफेस पे, उसकी ऊपरी सतह पे आपको स्लिमी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखें, रेशेदार थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखें धागे जैसे, किसी भी कलर के, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, तो आप समझ जाइए कि ये जो है इसमें माइक्रोब्स उत्पन्न हो गए हैं, तो इसको हम स्लेमिनेस कहते हैं। एमिशन ऑफ गैस, अगर कोई भी गैस फॉर्म्ड हो गई है उसके अंदर, तो भी वो फूड जो है वो ख़राब हो गया है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फूड जो है वो समर में, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से फूड बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं और साथ ही अपनी एक्टिविटी इतनी तेज़ कर लेते हैं जिससे कि फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो ये फूड को ख़राब जल्दी नहीं कर पाते हैं। एक्सीडेंटल, अगर आपको नहीं पता कि फ़ूड ख़राब है और अगर आपने खा लिया तो उसके वजह से आपको वॉमिटिंग, स्टमक एक और अदर सिम्पटम हो सकते हैं फूड, और ये फूड पॉइजनिंग के सिम्पटम होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड। तो देखिए फूड जो है वो मॉइस्चर कितना उसमें मॉइस्चर होता है, सॉफ्टनेस और वार्म कंडीशंस के हिसाब से जो है फूड स्पॉइल होता है। तो इसी वजह से फूड जो है दो तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल फूड वो मटेरियल होता है जो कि ईजिली स्पॉइल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पका हुआ खाना, जूसेस, ग्रेन्स, तो इन्हें हम पेरिशेबल बोलते हैं। इसके बाद देखिए फूड इन रेफ्रिजरेटर, इस हेडिंग को आप कट करिएगा क्योंकि ये यहाँ पे ये हेडिंग नहीं है, यहाँ पे हेडिंग है नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स। तो देखिए नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स क्या हैं, जो इजली ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि शुगर है, जैगरी यानी गुड़ है, आटा है, स्पाइसेस हैं। इसके बाद देखिए फूड प्रिजर्वेशन, तो किस तरह से हम अपने फूड को संभाल के रखें। तो फूड को सेफ रखना ताकि वो ख़राब ना हो, लंबे टाइम तक चलते रहे, तो इसी को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अच्छा, जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड है वो दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड और बैक्टीरिसाइडल मेथड। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड में क्या है, ऐसी टेक्निक यूज़ करना जिसमें एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए, एक्शन ना कर पाएँ,
तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक मेथड। नेक्स्ट है देखिए बैक्टीरियोसाइडल मेथड, जिसमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना जिससे सीधे बैक्टीरिया को किल कर देना या हटा देना, इसको हम बैक्टीरियोसाइडल मेथड्स कहते हैं। कुछ टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक टेक्निक्स हैं डिहाइड्रेशन, तो डी का मतलब होता है रिमूव, और हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी जब वाटर को आप फूड से हटा दो, एकदम रिमूव कर दो, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि मटेरियल से रिमूवल ऑफ वाटर का प्रोसेस, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो क्वांटिटी है, परसेंटेज है, जो मॉइस्चर जितना भी है उसमें उसको कम कर देते हैं। ये सन ड्राइंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। सन ड्राइंग यानी धूप में सुखाना कोई भी चीज़ को, ये ओल्ड टेक्निक है। वेजिटेबल्स हुई, लीव्स, फिश, फ्रूट्स एक्सेट्रा, स्पाइसेस हैं, इनको अगर आप धूप में अच्छे से सुखाओगे तो इनसे सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहेंगे। सॉल्टिंग एंड पिकलिंग, जैसे कि नमक, जैसे कुछ फूड मटेरियल्स हैं, अगर आप उनमें नमक लगा के रख दो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, जैसे फिश और मीट है। इसके साथ ही पिकलिंग यानी अचार रखना, और एक अचार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस का यूज़ करते हो, जैसे रॉ मैंगो, चिलीज़, आंवला। अगर इनको आप लंबे टाइम तक चलाना है तो आप इनमें सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस डाल के रखो, तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं अचार। तो ये एक ओल्ड टेक्निक है। इसके बाद शुगर सिरप, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप तैयार की जाती है और इसमें सर्टेन फ्रूट जो हैं वो आप रख सकते हो। शुगर सिरप जो है 70% शुगर होता है इसमें, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ ही नहीं करती। जिस तरह से देखिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, स्क्वैश, जैम, जेलीज, इन सब में चाशनी होती है, शुगर सिरप जिसे हिंदी में चाशनी कहते हैं। तो ये एक ओल्ड टेक्निक है जिससे फूड काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसके बाद देखिए डीप फ्रीजिंग, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप कोई चीज़ रखते हो तो वो भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक तरह की टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है, जो कि यूज़ होती है जैसे पीस, मीट, फिश, चिकन, इन सबको सेफ और प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ फूड को बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस भी मिलाए जाते हैं, जिन्हें हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये साइंटिफिक टेक्निक है। इसके बाद आते हैं बैक्टीरियोसाइडल टेक्निक में, तो इरेडिएशन है। इसमें जो है एक्सरेज और गामा रेज की हेल्प से जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको दूर किया जाता है। ये एक मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक है जिससे फूड प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद देखिए कैनिंग है, यानी एक बार इरेडिएशन करने के बाद जो है फूड को जो है आप स्टोर कर सकते हो, कैंस में भी आप स्टोर कर सकते हो। स्टोरिंग फूड मटेरियल्स इन मेटालिक कैंस आफ्टर स्टेरिलाइजेशन ऑफ कैंस, यानी कैंस को पहले आप एकदम प्योर साफ़ कर दो उसको स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से, और ताकि उसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे, किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह की चीज़ें ना रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आप उन कैन मटेरियल्स में जो है मेटालिक कैंस में अपनी चीज़ों को स्टोर कर दीजिए। इसको हम कैनिंग बोलते हैं। ये भी एक ओल्ड टेक्निक है। इसके बॉटलिंग, जैसे कुछ फूड मटेरियल्स जो हैं वो बॉटल में आते हैं, जैसे मिल्क, तो मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे पहले हीट किया जाता है और उसको फिर एकदम 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है ना, इस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मिल्क के अंदर जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसको पेस्चुराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एक ओल्ड टेक्निक है जिसको डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने। पेस्चराइज मिल्क इसके बाद बॉटल्स में डाल के और पाउचेस में डाल के जगह जगह सेल किए जाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूम ड्राइंग। तो वैक्यूम ड्राइंग एक ऐसा मेथड है जिससे बिल्कुल मॉइस्चर को हटा दिया जाता है। तो ये भी देखिए जैसे मिल्क है, तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए वैक्यूम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं और इसको मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और अगर मिल्क नहीं है तो मिल्क की जगह पे एज ए सब्सटीट्यूट उसकी जगह पे मिल्क पाउडर काम करता है। आप देखिए एक्सपायरी डेट, आपने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा, खाने वाली चीज़ों पे डब्बों पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है कि आपको इतने दिन या इतने महीने के अंदर इसको यूज़ कर लेना है। तो इससे कंज्यूमर अवेयर रहता है और उसे पता रहता है कि उसकी चीज़ इतने दिन में ख़राब होने वाली है, उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसको वो यूज़ कर ले। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमारे अगर इन्वायरमेंट में देखें जो एयर में, तो 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। बट ये जो नाइट्रोजन होती है वो हर कोई जो भी ह्यूमन बींग्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं, सॉइल है, तो वो डिफरेंट तरह से इसको यूज़ करती है यूज़फुल कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट्स में सीधे नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं किया जाता। तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये ऐसा फिक्सेशन है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम, ये लेगुमिनेस यानी दाल वाले पौधों की जड़ों में, नोड्यूल्स यानी जड़ों में पाए जाते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है।
इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गे है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉस्टक, ये जो कि पैडी फील्ड्स में पाई जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं, जैसे एल्नस, गिंकोगो एक्सेट्रा। तो इस तरीके से भी जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है और वो यूज़ की जाती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एटमॉस्फेयर में किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती है, तो ये लाइटनिंग इन द स्काई जब होती है तब ये टेक्स प्लेस करता है, जिससे सिंथेसिस होती है अमोनिया नाइट्रेट्स एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच उसके बाद ये कैरिड होते हैं अर्थ और सॉइल में आते हैं रेन वाटर के थ्रू। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रीज़ में भी की जाती है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि एग्जांपल यूरिया, जिसमें बहुत नाइट्रोजन होती है जो कि सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है तो उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन की, देखिए 78% आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। अच्छा, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो लाइफ फॉर्म, चाहे मैक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक या मेगा फॉर्म, यानी छोटे से बड़े कोई भी जीव हो, उन सबकी लाइफ में यूज़ होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो है नाइट्रोजन की वो यूज़ होती है, जैसे कुछ फूड जैसे हैं प्रोटीन फ्रॉम सोर्सेज लाइक दाल, बीन्स, पीज, सोया बीन्स, मीट, मिल्क, एग्स एंड फिश, तो यहाँ से पूर्ति हो जाती है। लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी अगर हर कोई डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज़ करने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, जो कि नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म में नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फिर कंज्यूम किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो सिलेक्टेड लाइफ फॉर्म्स कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। इसके बाद इनको यूज़ करते हैं प्लांट्स, और जिससे कि आप कह सकते हो कि एक तरह से इवन सॉइल में भी फर्टिलिटी लेवल बढ़ता है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको जब ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, तो यूज़ करता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।